हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत, और साथ में जो है विद्युत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी वीडियो में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स, इस सभी के नोट्स जो है, प्रत्येक टॉपिक के नोट्स जो है वीडियो के बाद जो है मेरे फेसबुक पेज जो है, टेलीग्राम पेज पर जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके जो है नोट्स के जरिए भी पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो भी ज़रूर आप देखें पूरा, क्योंकि वीडियो में थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ बता देते हैं आदमी। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, हमारा जो पहला जो है टॉपिक वह है विद्युत। तो विद्युत होती क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, आवेश होते हैं जो धनावेश और ऋणावेश। तो आवेशों के प्रवाह को ही हम विद्युत बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूँ तो आवेशों के प्रवाह को क्या बोला जाता है, विद्युत बोला जाता है। इसमें विद्युत जो है कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। जैसे त्वरित होती है, स्थितिज विद्युत होती है, गतिज विद्युत होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है जो फैराडे ने दिया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद विद्युत धारा। तो यह हमारी जो है विद्युत होती है। विद्युत क्या होती है, सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि आवेशों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। आवेश कौन से होते हैं हमारे, धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन मत ले लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो है आवेश प्रवाहित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं तड़त या आकाशीय बिजली। तो आपको यह समझना है कि आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, जिसे हम तड़त भी बोलते हैं। तो यह कैसे गिरती है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु पर जो है, जब यह आवेशित होता है, कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जब आवेशित होती है तो उस पर दो प्रकार के आवेश बनते हैं। एक तो बनता है माइनस आवेश या ऋणावेश, एक होता है हमारा धनावेश। इसी प्रकार से क्या होता है, हमारी जो बरसात के समय पर जो बादल होते हैं तो यह हवा से टकराते हैं। इसमें जो हम जल वाष्प होती है, हवा से टकरा के क्या होती है, आवेशित हो जाती है। आवेशित में क्या होगा, उसके दो चार्ज बनेंगे, एक तो बनेगा उसका प्लस चार्ज, एक बनेगा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज हमेशा नीचे रहता है, प्लस चार्ज ऊपर रहता है। तो बादल, आप यज्ञुम कीजिए, बादल है उसका प्लस चार्ज ऊपर को हो जाएगा, मतलब अंतरिक्ष की तरफ हो गया। और माइनस चार्ज जो है उसका किस साइड को होता है, नीचे धरती की तरफ होता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको वृक्ष दिख रहे होंगे, घास की मैदान दिख रहे होंगे, तो यह भी जो है हवा चलने से जो है हिलते हैं, जिस वजह से आपस में रगड़ते हैं, जिससे आवेशित होते हैं। तो यह भी जो है, यहाँ पर भी जो है आवेश दो प्रकार का आवेश होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश। ऋणावेश मैंने हमेशा बोला है कि ऋणावेश नीचे होता है, धनावेश ऊपर होता है। तो घास का जो ऋणावेश होगा या किसी पौधे का ऋणावेश जो होगा, वो नीचे जमीन में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जमीन से जुड़ा हुआ है नीचे का। तो घास का जो ऋणावेश होगा वो भी नीचे, और ऊपर जो होगा वो कौन सा होगा, धनावेशित होगा। और यहाँ पे बादलों में जो धनावेशित था वो अंतरिक्ष की तरफ था, ऋणावेशित जो धरती की तरफ था। तो जो ऋणावेशित होता है वह धनावेशित की तरफ जो है आकर्षित होता है, जिस वजह से जो है बिजली गिरती है। तो आप समझ गए होंगे बिजली कैसे गिरती है, जो है ऋणावेश जो है धनावेश की तरफ आकर्षित होता है, जिस वजह से ऊंची चीजों पर बिजली अधिकतर जल्दी गिर जाती है। जैसे वृक्ष हुआ, कोई ऊपर चट्टाने हुई, तो इन पर जो है बिजली बहुत जल्दी गिरती है। तो आप समझ गए होंगे कि ऋणावेश जो है धनावेश की तरफ जो है आकर्षित होता है, धनावेश की तरफ, और जिस वजह से बिजली गिरती है। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, स्थैतिक विद्युत और गतिज विद्युत। तो जिस प्रकार से उनके नाम है उसी प्रकार से इनका जो है परिभाषा भी है कि जब किसी प्रणाली से संबंधित परिणामी विद्युत आवेश अशून्य और स्थिर होता है। इसमें जो है स्थितिज विद्युत में जो आवेश होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। यह आपको सिंपल भाषा में समझना है कि स्थितिक विद्युत में क्या आवेश जो होता है वो स्थिर होता है, और गतिज विद्युत में आवेश जो है गतिमान होता है। जो आवेश होता है वह गतिमान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत आवेश से कई परिणामी गति संबंधी नहीं होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी परिणामी गति नहीं होती है। स्थितिक विद्युत में कोई भी परिणामी गति नहीं होती है। और विद्युत आवेश में जो है आपका, या गतिज विद्युत आवेश में जो है, इसके आवेश जो है इनमें क्या होती है, गति होती है, या परिणामी गति संबंधित होती है। इसके अंदर औसत वेग संबंधित होता है, कुछ औसत वेग संबंधित होता है। तो आप समझ गए होंगे स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत, जैसा नाम है, जैसे स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी आपने, गतिज ऊर्जा पढ़ी थी, सेम जो है स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत है। यहाँ पे जो है आवेश से संबंधित है। विद्युत जो है किससे संबंधित होती है, हमारी आवेश से। तो यहाँ पर जो है आवेश स्थिर रहते हैं, यहाँ पर जो है आवेश जो है गतिमान होते हैं। इसके साथ जो है, जो स्थिर विद्युत हैं तो इसका औसत शून्य होगा। जैसे यदि आवेश स्थिर है, चल ही नहीं रही, तो इसका औसत कैसे, गतिमान औसत क्या होगा उसका, शून्य होगा। औसत कितना होगा, शून्य, या इसका कुछ ना कुछ औसत जरूर होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका था कि सन 1831 में फैराडे ने जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम दिया था, इसमें दो नियम उन्होंने दिए थे।
और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, तो इसमें मैंने बताया था यदि किसी कुंडली में किसी चुंबक को रखा जाता है या कह सकते हैं किसी चुंबक के अंदर या कुंडली को रखा जाता है, तो क्या होता है कुंडली में आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, जिसे विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। तो कुंडली में क्या होता है आवेश जो होता है उसके आवेश वो प्रवाहित होने लगते हैं। मैंने फिगर के जरिए भी समझाया था, या आपने देखा होगा किसी पर आपने घर पे बनाया होगा, एक चुंबक के जरिए कोई बल्ब आदि जलाया होगा एक कुंडली बना के, तो वह जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उदाहरण है। आपने एक कुंडली टाइप की बना लेते हैं, दोनों साइड बल्ब लगा देते हैं, एक चुंबक के बीच में, दो चुंबकों के बीच में यदि उसको रखते हैं तो उसमें आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे जो है वो बल्ब जल जाता है। तो आप समझ, उसी को जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है, और जिसे विद्युत वाहक बल से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसको किसने दिया था ये पूछ लेता है, तो फैराडे ने यह नियम दिया था सन 1831 में जो है दिया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था, फैराडे ने दिया था और 1831 में दिया था। नेक्स्ट है हमारा धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी किसे बोलते हैं, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को जो है करंट डेंसिटी या धारा घनत्व बोलते हैं। देख लेते हैं इसमें जो परिभाषा लिखी है उसको हम पहले। तो इकाई क्षेत्रफल से प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, और जे इक्वल टू हमारा होता है आई अपॉन में ए। जे इक्वल टू हमारा क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपॉन में ए। यहाँ पे आई जो है चालक में प्रवाहित होने वाली क्या है, धारा होती है, और जो है धारा की प्रवाह के लंबवत उस चालक का क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है। तो जे इक्वल टू हमारा क्या आता है, आई अपॉन में ए। यहाँ पर जो है हमारी जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर पर वर्ग मीटर होती है। मतलब कहीं आपको लिखा होगा इसकी इकाई ए अपॉन में मीटर स्क्वायर, ए अपॉन में मीटर स्क्वायर जो है इसकी इकाई होती है। इसकी इकाई क्या होती है, ए अपन में मीटर स्क्वायर। ए मतलब हो गया हमारा एम्पियर, और वर्ग मीटर का मतलब होगा मीटर स्क्वायर। इसके साथ जो है यहाँ पर जो ए है ये क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो एम्पियर का ए होता है ना, तो वो एम्पियर को प्रदर्शित करता है। तो ए अपॉन में मीटर स्क्वायर इसकी इकाई होती है, और यहाँ पे धारा जो है हमारी आई है, और लंबवत उस चालक का क्षेत्रफल जो होता है हमारा क्या होता है, ए होता है। तो जे इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, आई अपॉन में ए। तो आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या बोलते हैं हम, धारा घनत्व। जिसमें आप कह सकते हैं धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें आवेशों का प्रवाहित होना ही धारा कहलाती है। तो आवेशों की संख्या को क्या बोलते हैं हम, धारा घनत्व। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है इसको समझ लेते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, जैसा कि हम बोल चुके हैं आपको हर बार कि आवेशों के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा या धारा। नेट इसके आगे जो इसमें लिखा हुआ है, ठोस चालकों में आवेशों का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण के कारण होता है। मतलब जो आवेश होते हैं वह ठोसों में जो है आवेशों का स्थानांतरण आप कह सकते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, जबकि द्रव जैसे अम्लों, क्षारों और लवणों के जलीय विलयनों तथा गैसों में यह प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है। ठीक है, तो जो ठोस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो है आवेशों का जो है आप कह सकते हैं प्रवाह होता है। और द्रवों में जो है जैसे द्रव हमारे हो गए अम्लों में, क्षारों में, लवणों में, या लवणों के जलीय विलयनों में तथा गैसों में जो प्रवाह होता है वो आयनों की गति के कारण होता है। आवेशों का प्रवाह किसकी वजह से होता है, आयनों की गति के कारण। यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उसे दृष्ट धारा बोलते हैं। यदि कोई परिपथ है, परिपथ मतलब कोई आप कह सकते हैं वायर, ठीक है, वायर एक परिपथ ही है। तो यदि किसी परिपथ में धारा जो है एक ही दिशा में बहती है तो उसको क्या बोलते हैं, दृष्ट धारा बोलते हैं। यदि धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो आपको याद रखना, दृष्ट धारा किसे बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा किसे बोलते हैं। यदि परिपथ में धारा की दिशा एक ही दिशा में हो तो उसे दृष्ट धारा बोलते हैं, और यदि दिशा बदलती है तो उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यह पूछ लेता है। इसमें नेक्स्ट आगे आपका जो लिखा हुआ है, इसकी एसआई इकाई एम्पियर है। धारा, विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है, एसआई मात्रा को जो है वो है एम्पियर। एक कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को एक एम्पियर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा किस टाइप को होती है, तो अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है धनावेशित की तरह जो है आकर्षित होता है।
तो परंपरागत रूप से धनात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा में ही जो क्या होता है, आप कह सकते हैं विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है। इसमें भी यही लिखा गया है कि परंपरागत रूप से धनात्मक आवेश को प्रवाह की दिशा में माना जाता है, आवेश को प्रवाह की दिशा में माना जाता है, अतः इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत जो है विद्युत धारा की दिशा है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत जो है विद्युत धारा की क्या होती है, दिशा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि दिशा किस साइड होती है विद्युत धारा की, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। इसमें देख लेते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, हमारे जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वीडियो में दिए थे तो उनको देख लेते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, तो मोहो जो है विद्युत चालकता की यूनिट है। इसमें जो है मैं आपको आंसर नहीं मिटा पाया हूँ, इसमें शायद ग्रीन ग्रीन में पहले से ही है, तो ठीक है देख लीजिए आप यहाँ पर कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, तो वह है मोहो। विद्युत चालकता का यूनिट क्या है, मोहो। नेक्स्ट एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आवेश की मात्रा का, आवेश की मात्रा का जो है क्या है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश की मात्रा का। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अपना कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कौन सी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। जो शुष्क सेल होते हैं अपन आपके जो घड़ी में डलता है या टॉर्च में डलते थे पहले, तो वह उसमें जो कौन सी ऊर्जा होती थी, रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो वह है आपका आर्सेनिक, अर्धचालक नहीं होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड सेलेनियम जो है आपके अर्धचालक हैं, लेकिन आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं होता है। एमपीपीएससी का प्री में पूछा गया क्वेश्चन है यह, तो एक मिनट में डू यू वांट टू चेंज कलर, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, जो एमपीपीएससी में पूछा गया है, जो है आप मानव द्वारा जो बनाए जाते हैं उपग्रह उसको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर बैटरी, सोलर से जो सोलर पैनल जो है उस पर लगाए जाते हैं। आपने देखे होंगे यदि सैटेलाइट है ना, फिर पिक्चर देखी होगी, तो उसमें जो है जो सूर्य से जो रोशनी आती है उसकी वजह से जो है उसकी सौर बैटरी के माध्यम चार्ज होती है, उससे जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है दी जाती है, कृत्रिम उपग्रह को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर बैटरी, सौर बैटरी रखी होती है उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं, तो यह है अवरक्त। कौन सी होती है, एसएससी डीपी का जो है एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो किरणें निकलती हैं, जो रिमोट कंट्रोल टीवी वाला रिमोट होता है, तो आपने देखा होगा थोड़ी लाल लाल टाइप का वो जलता है, तो वह अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी कैसी होती हैं, तो वह होती हैं अवरक्त किरणें। गलत हो गया फ्रेंड्स, इसमें क्या सीधे सीधे जो है आपको आंसर कलर, क्या मुझे कलर से दूसरा कर देना चाहिए था, चलिए देख लेते फिर भी। आमतौर पर सुरक्षा प्रयोग फ्यूज सॉरी आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है, यह पूछा है, कई बार पूछा है, तो आपको यह याद रखना है। टिन शीशे की एक मिश्र धातु है, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। जो आप कहते हैं फ्यूज तार किसका बना होता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में, और यह क्वेश्चन जो कई बार आया है क्वेश्चन आपका। तो इसमें जो धातुएं होती हैं वो होती है टिन और शीशा। तो टिन और शीशा की एक मिश्र धातु होती है। यह जो है बहुत ही कमजोर तार होता है, यदि जैसे लाइट खराब आती है तो बहुत जल्दी जो है गर्म होकर टूट जाता है, तो हमारे अंदर के जो है बाकी के तार जो है उनको फॉल्ट होने से बचा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा, तो वह होगा 1 यूनिट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1000 वाट बराबर होता है 1 यूनिट। 1000 वाट बराबर कितना होता है आपका, 1 यूनिट होता है। अब आपने सुने होंगे बल्ब के 16 वाट है, 20 वाट का है, 100 वाट का है, 9 वाट का, जो एलईडी आ गए हैं तो कम वाट के आने लगे, 5 वाट का। एक आपने 0 वाट का बल्ब सुना होगा, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ 0 वाट का बल्ब नहीं होता है, 0 वाट का बल्ब नहीं होता है। अब बल्ब का नाम कैसे पता चलता है कि यह कितने वाट का है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो बल्ब 1 घंटे में जितने वाट ऊर्जा खपत करेगा वह उतने वाट का होता है। जैसे 100 वाट का बल्ब जो है, तो वह अपने 1 घंटे में 100 वाट ऊर्जा 100 वाट जो है विद्युत को खत्म करेगा, 100 वाट ऊर्जा को खत्म करेगा। तो एक जैसे 100 वाट का बल्ब है तो वो 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खत्म करेगा, 100 वाट। समझ गए होंगे आप, इसलिए उसे 100 वाट का बल्ब बोला जाता है।
और यदि आप बोलें कि 20 वाट का, तो वह 1 घंटे में कितनी ऊर्जा जो है खर्च करेगा, 20 वाट ऊर्जा खर्च करेगा। और 1 यूनिट में कितने वाट होती है, 1000 वाट। मतलब 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे जलेगा तब जाके वो 1 यूनिट को खपत करेगा, 1 यूनिट विद्युत को खपत करेगा। तो यहाँ पे वही है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं, ठीक है, वो एक दिन 1 घंटे जल रहे हैं 100 वाट वाले प्रतिदिन, 10 बल्ब हैं तो 1 घंटे जलते हैं, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, 10 बल्ब हैं और 1 घंटे जल रहे हैं, तो 100 वाट का बल्ब है तो 100 × 10 कह दीजिए 1000 वाट हो गया। और एक ही घंटे में जलना है तो 1 घंटे, तो एक ही दिन का पूछा भी गया है, तो 1 यूनिट के बराबर जो हुआ आपका। आप समझ गए होंगे कि बल्बों का नाम कैसे पता चलता है कि कितने यूनिट का है। तो वह 1 घंटे में जितनी वाट ऊर्जा खपत करता है उसको उसकी उसी से नाम दिया जाता है। तो ऐसे 0 वाट का बल्ब कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल ऊर्जा खपत ना करे, ऐसा कोई बल्ब ही नहीं है जो बिल्कुल ऊर्जा खत्म ना करे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी फ्रेंड, जो है वीडियो पूरी नहीं बन पाई। आपने देखा होगा कि एक मैसेज जो है विंडो का बार बार ब्लिंक कर रहा था स्क्रीन पर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है बार बार वो ब्लिंक कर रहा है, जिस वजह से जो है वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। और तो ज़्यादा कुछ नहीं रह गया था, थोड़ा बहुत जो है 10 15 20 क्वेश्चन रह गए थे, तो वो आपको जो है नोट्स इसका जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा PDF पे। तो उसके जरिए जो है आप उनको क्लियर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो नोट्स जैसा कि आपको पता है कि मेरे फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम पेज पे दोनों जगह उपलब्ध हैं। तो आप दोनों जगह से जो है इसकी PDF को डाउनलोड करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी वो जो प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको चेक करता हूँ। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो उन क्वेश्चनों में यदि कोई दिक्कत आती है तो आप वो भी जो है कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।